भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बताया कि जन संग्राम यात्रा में जनता की ओर से आ रहे निवेदनों के आधार पर विधानसभा सदन में वे सरकार को आड़े हाथों लेंगे। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय के साथ पार्टी द्वारा सदन में अपनाई जाने वाली नीतियों पर विधायक राजा सिंह तथा रघुनंदन राव ने चर्चा की। भाजपा विधायकों ने कहा कि दलित बंधु योजना राज्य भर में अमल की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के मद्देनजर वे अंबेडकर प्रतिमा से विधानसभा तक पदयात्रा करते हुए जाएंगे। विधायक रघुनंदन राव ने बताया कि राज्य में जनजातीय लोग वन भूमियों के विवादों के चलते जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इस बात को लेकर वे विधानसभा सदन में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेंगे। विधायकों ने बताया कि वर्तमान चालू सत्र में सरकार से पूछने के अनेकों सवाल है। हमारे सवालों के सरकार के पास जवाब है या नहीं, यह हमें देखना है। हैदराबाद महानगर के विकास हेतु 5,000 करोड़ रुपयों की निधि आवंटित करने के लिए जीएचएमसी की महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने मुख्यमंत्री केसीआर तथा मंत्री केटीआर के प्रति आभार व्यक्त किया। महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने आज अपने निवास स्थान पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुख्यमंत्री केसीआर के चित्र का अभिषेक किया। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से समस्त नगरवासी काफी प्रसन्न है। महापौर ने साथ ही यह भी बताया कि आगामी 15 वर्षों को दृष्टि में रखकर सरकार और 3,866 करोड़ रुपयों की मंजूरी देने के साथ साथ नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,200 करोड़ रुपए भी स्वीकृत की है। 674 మరియు 669 కింద ఏదైతే 5,000 కోట్లు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రిలీజ్ చేశారో ఈ 100% వాటర్ సివేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కోసము ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా నేను జిహెచ్ఎంసీ తరపున జిహెచ్ఎంసీ ప్రజల తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। అలాగే కేటీఆర్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। जीएचएमसी के विकास कार्यों, नागरिक सेवाओं के संचालन मामलों में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्थायी समिति के चुनाव में हो रही देरी को लेकर अनेकों प्रकार के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। जीएचएमसी चुनावों के पश्चात काउंसिलिंग के नेता के रूप में महापौर, उप प्रधान नागरिक के रूप में उप महापौर की नियुक्ति की गई, परंतु आज 10 महीनों का समय बीत जाने के पश्चात भी आज तक जीएचएमसी स्थायी समिति के चुनाव संपन्न नहीं हुए। यही मुद्दा आज काफी चर्चनीय विषय हो गया है। प्रशासनिक अंशों के मामलों से मुख्य भूमिका निभाने वाले स्थायी समिति का चयन न किए जाने को लेकर सत्ताधारी पार्टी के ही मुंह खुलने लगे हैं। वर्ष 2016 से 2021 तक की अवधि के दौरान सत्ताधारी पार्टी के रहते कम से कम पार्टी को फ्लोर लीडरों की भी नियुक्ति नहीं हुई है। सीधे जनता द्वारा चुने गए हमें वार्षिक बजट भी आवंटित नहीं किया गया है, यह सत्ताधारी दल के पार्षदों की चिंता व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि कम से कम उन्हें स्थायी समिति की सदस्यता की भी पहचान प्राप्त नहीं हुई है। सत्ताधारी पार्टी के पार्षद ही इस व्यवहार से काफी नाराज हैं। उस्मान सागर जलाशय में बाढ़ का असर बढ़ता जा रहा है। क्रमिक रूप से बढ़ रहे जल स्तर को देख अधिकारियों ने जलाशय के 2 गेट खोलकर पानी को निचले क्षेत्रों में छोड़ा है। जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस समय उस्मान सागर जलाशय को 200 क्यूसेक बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, जिस कारण उन्होंने 240 क्यूसेक पानी को निचले क्षेत्रों में छोड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि इसी प्रकार हिमायत सागर जलाशय में 350 क्यूसेक बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, जिससे यहां भी 350 क्यूसेक पानी निचले क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी दासरी बालैया ने बताया कि पासपोर्ट आवेदकों को 100% अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं।
पासपोर्ट आवेदक कार्यालय की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पासपोर्ट अधिकारी दासरी बालया ने बताया कि पूर्व में कोविड को दृष्टि में रखकर पासपोर्ट सेवा केंद्रों, पासपोर्ट सेवा लघु केंद्रों तथा डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर ही अपॉइंटमेंट रोक दिए गए थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में परिस्थितियां सामान्य हो गई है, इस कारण उन सभी पर सेवाएं पुनः बहाल की गई है। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पूछताछ काउंटर भी सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक कार्य कर रहा है। उन्होंने जन सामान्य से सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व विधायक जग्गा रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की व्यवहार शैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि रेवंत रेड्डी के जहीराबाद आने की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत प्रचार के लिए जल्दबाजी करें तो यह कांग्रेस पार्टी में नहीं जमने वाली बात है। विधायक जग्गा रेड्डी ने बताया कि रेवंत रेड्डी के दौरे के संबंधी जानकारी पूर्व मंत्री गीता रेड्डी को भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि क्या मतभेद है कहकर हमें जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने सभी मतभेद बिठाकर पार्टी को साथ लेकर चलने का आग्रह किया। जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस विधायक दल की आंतरिक बैठक में पार्टी के मुख्य नेताओं के समक्ष यह टिप्पणियां की। तीनमार मल्लन्ना पर लगाए गए मामलों के विरोध में उनकी पत्नी राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग से शिकायत की है। मल्लन्ना की पत्नी के आवेदन के संबंध में आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। साथ ही राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक को आयोग के समक्ष हाजिर होने का आदेश जारी किया। तीनमार मल्लन्ना की पत्नी के आवेदन पर राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग ने तेलंगाना राज्य सरकार के मुख्य सचिव को मल्लन्ना के गिरफ्तारी, पूछताछ संबंधी पूरी रिपोर्ट सौंपने के साथ साथ सभी दस्तावेज आयोग को देने के आदेश जारी किए। अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट से असंतृप्त हुए आयोग ने मल्लन्ना से पूछताछ किए अधिकारियों को दिल्ली में आज हाजिर होने की बात स्पष्ट की। इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारी तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थगनादेश लेने के लिए एक याचिका दायर की है। यह जानकारी देते हुए राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग ने विज्ञप्ति जारी की। आयोग ने विज्ञप्ति में यह भी बताया कि न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन याचिका खारिज कर देने से राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को हाजिर होने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति आयोग द्वारा जारी की गई है। राज्य सरकार मांस की दुकानों को अपनी परिधि में लेने की योजना बना ली है। राज्य की जनता को स्वच्छ मांस उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार कर रही है। सरकार का लक्ष्य मांस की दुकानों को अपने अधीन रखना है। राज्य में मांस के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लक्ष्य को लेकर सरकार अब नए कदम बढ़ा रही है। इस समय मांस की बिक्री निजी व्यक्तियों के हाथों में है, जिस कारण कुछ लोग जैसा तैसा अस्वस्थ पशुओं का मांस की बिक्री कर रहे हैं। कुछ मांस व्यापारियों पर यह भी आरोप है कि मरे हुए पशुओं के मांस की भी बिक्री करते हैं। सरकार का यह भी विचार है कि मांस के दामों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, जिससे गरीब लोगों को मांस नहीं मिल पा रहा है। इन सभी व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए अब टीआरएस सरकार तैयार होकर अपनी कमर कस ली है। राज्य के पशु संवर्धन विभाग ने मांस की दुकानों को सरकार की परिधि में लाने के लिए सभी योजनाएं तैयार कर लिया है। राज्य सरकार एवं पशु संवर्धन विभाग राज्य में भर में कमेले अर्थात पशुवधशालाएं स्थापित करने की तैयारियों में लग गया है। ग्रेटर हैदराबाद परिधि में प्रत्येक जोन में 2 कमेले, हर जिले में 1 या 2 कमेले स्थापित करने की योजनाएं रची जा चुकी हैं। इन कमेलों के साथ स्थानीय मांस की दुकानों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे इन दुकानों में राज्य सरकार द्वारा सप्लाई किए जाने वाले मांस की ही बिक्री करनी होगी। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा तय किए गए दामों पर ही मांस की बिक्री करने के सरकार द्वारा आदेश जारी होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। बोयिनपल्ली चौराहे से कुंपल्ली रेलवे ट्रैक तक सड़क विस्तारीकरण के कार्य शीघ्र ही आरंभ होने वाले हैं। हैदराबाद मेट्रो विकास प्राधिकरण ने इस 10 किलोमीटर मार्ग में 3 फ्लाईओवरों के तथा सर्विस सड़क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।
हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की इस मंजूरी के तहत स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP के अंतर्गत 492 करोड़ रुपयों के निधियों से यह सड़क विस्तारीकरण एवं फ्लाईओवरों के निर्माण कार्य किए जाएंगे। सुचित्रा चौराहे, जीडीमटला जंक्शन, कुंपल्ली चौराहे पर फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के रास्ते नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बढ़ जाने से सुचित्रा एवं कुंपल्ली के बीच भारी ट्रैफिक समस्या होती है। यहां नगर द्वय सहित अन्य राज्यों की ओर जाने वाले वाहन ट्रैफिक में फंसकर समय पर अपने गंतव्य को नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर इसकी योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री केयर्स नाम से स्थापित आपात सहायता निधि यह सरकारी निधि या सरकारी खाता नहीं है। देश में जब कोरोना विलय तांडव मचा रहा था, उस समय इस निधि का गठन किया गया। सरकार ने इस निधि से संबंधित धन सरकारी धन नहीं कहकर अपनी स्पष्टता बताई थी। प्रधानमंत्री केयर्स के अंतर्गत इकट्ठा की गई अनुदान राशि देश के एकीकृत निधि में नहीं जाती। यह खुलासा करते हुए केंद्र ने इसकी भी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री केयर्स ट्रस्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें ट्रस्ट ने बताया कि अन्य ट्रस्टों की भांति यह ट्रस्ट भी निधियों के संबंध में पूरे पारदर्शिता का पालन करता है। केंद्र ने यह भी बताया कि जन कल्याण हेतु गठित किए जाने वाले चैरिटेबल ट्रस्टों की भांति पीएम केयर्स भी व्यवहार करता है। सभी अनुदानों तथा खर्चों का ऑडिट किया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रस्ट के आय व्यय तथा ऑडिट का विवरण संबंधित वेबसाइट पर भी रखा जाता है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य शाखा सचिव चाड़ा वेंकट रेड्डी ने राज्य सरकार से मांग की कि आरटीसी के निजीकरण के प्रस्ताव को सरकार वापस ले लें। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो जनहित में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बताया कि आरटीसी का सरकार में विलय करने की बात कहे मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाना यह बहुत ही गलत कदम है। उन्होंने सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करते हुए बताया कि यदि सरकार इस विषय में अपने कदम पीछे नहीं लेती है तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। ఆర్టీసీ నష్టాలు ఉన్నదని దాన్ని లాభాల పాట పట్టించడానికి కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని కేసీఆర్ సమక్షంలో విశుద్ధ అధికారుల సమావేశం జరగడం, అందరూ ఆర్టీసీ కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి చైర్మన్ బాదిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు పాల్గొనడం, ఈ సందర్భంగా చర్చల్లో కార్మికులు అందరూ సహకరించకపోతే ప్రైవేట్ పరం చేస్తామని హెచ్చరించడం, ఇది దుర్మార్గమైన చర్యగా సిపిఐ అభిప్రాయపడుతున్నది. నిన్నేమో ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాదిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు 4 నెలల దాకా చూసిన తర్వాత ప్రైవేట్ పరం చేస్తామని చెప్పి ప్రకటించడం, ఇది పూర్తిగా ప్రజా వ్యతిరేక విధానంగా సిపిఐ భావిస్తున్నది. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ను అంగీకరించినటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడేమో అసలు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసుకోకపోవడం, ఇప్పుడేమో మళ్ళీ తిరిగి దాని అమ్మకాన్ని పెడతాననైతే ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఒక తలవంపు అని చెప్పి సిపిఐ అభిప్రాయపడుతున్నది. ఇంకోవైపున ఇంట్లో ఎరుకలున్నాయని ఇల్లు తగలబెట్టుకున్నట్టుగా ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ చేయడం అనేది దుర్మార్గమైన చర్యగా భావిస్తున్నాం. పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోనేమో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వం విలీనం చేసుకొని వాళ్ళు నడిపిస్తూ ఉంటే మీకేం అడ్డం వచ్చిందని సిపిఐ ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఇందులో మీరు కూడా నరేంద్ర మోడీ అడుగుజాడని నడుస్తున్నట్టుగా భావించాల్సి వస్తుందని చెప్పి తెలియపరుస్తున్నాం. ఇంకోవైపు వాళ్ళ ఆర్టీసీ పైన వ్యాట్ ట్యాక్స్ తగ్గించుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆర్టీసీ లాభాలకు వస్తుంది. महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी स्वैच्छिक संगठन ने एक सनसनीखेज पत्र लिखा है। उन्होंने अमिताभ बच्चन से आग्रह किया कि उनके द्वारा प्रचार किए जा रहे पान मसाला के वाणिज्यिक विज्ञापन से वे हट जाएं।
स्वैच्छिक संगठन ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि पान मसाले में तंबाकू होता है, इसका सेवन कर लोग इस व्यसन के आदी हो रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तंबाकू विरोधी संस्था के अध्यक्ष शेखर सलकर ने अमिताभ बच्चन से जनता के स्वास्थ्य के हित में उस विज्ञापन से हटने का आग्रह करते हुए यह पत्र लिखा है।